हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं आज अपना नेक्स्ट टॉपिक द मैकेनिज़्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने के लिए मेन जो है हमारा ये आता है फैक्टर हमारा टर्जिडिटी का। ठीक है, टर्जिडिटी यानी कि एक सेल जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है अगेंस्ट द सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद जब वो प्रेशर क्रिएट करेगा तो उसके बाद हमारे जो सेल हैं वो रेडियली अकॉर्डिंग टू रेडियस वो इलोंगेट करेंगे एंड दे ओपन द स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा को ओपन करने के लिए माइक्रोफिब्रिल्स की यहाँ पे नेसेसिटी होगी हम लोगों के लिए। तो माइक्रोफिब्रिल्स क्या हो जाएंगे हम लोगों के लिए, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के अंदर कर रखा है कि ये सेल को इंटरनली एक सेल को सपोर्ट करने वाले जो हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जब गार्ड सेल वाटर को लूज़ करता है, व्हेन द गार्ड सेल लूज वाटर इट बिकम फ्लैसिड, वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, जब वो सिकुड़ जाएगा फ्लैसिड हो जाएगा देन इट मीन्स क्या हो जाएगा कि वो एक प्रेशर लगाएगा किसके लिए कि जो स्टोमेटा पोर हैं वो क्लोज हो जाएं। बट दे वर नॉट सो क्लोज, अगर वो टोटली क्लोज हो जाएंगे देन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल बी अफेक्टेड। सो दे आर नॉट टोटली फुली क्लोज बिकॉज टू मेंटेन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है हमारा मेन फैक्टर रहता है। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो नेक्स्ट हमारा है ये देखिए स्टोमेटा का आपको जो है स्ट्रक्चर वेरी क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। ये देखिए फर्स्ट वाला जो है क्लोज स्टोमेटा है, सेकंड वाला ओपन स्टोमेटा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो जो क्लोज स्टोमेटा है ये इतना भी क्लोज नहीं है कि इसके अंदर स्पेस नहीं है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कवर अप हो सके। ठीक है, इसमें देखिए सेंटर वाला जो पोर्शन है दिस इज स्टिल ओपन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ये ओपन स्टोमेटा का है। इसमें देखिए स्टोमेटल पोर बिल्कुल क्लियर विजिबल है। अब डिफरेंट थ्योरीज आई थी फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा मूवमेंट कि स्टोमेटा ओपन कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है। तो इसके लिए हमारी जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उसमें सबसे पहला जो हमारा आता है मोमेंट, वो मोमेंट हमारा आता है बेसिकली, ये देखिए ये फर्स्ट थ्योरी है हमारी, थ्योरी फॉर रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। तो इसमें फर्स्ट है स्टार्च एंड शुगर हाइपोथेसिस की स्टोरी। तो ये हाइपोथेसिस जो थी ये प्रपोज की थी किसने, सेयर ने की थी 1923, और इसकी डिटेल स्टडी की थी किसने, फर्दर ऑन स्कैच ने इन 1932। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लयॉर्ड, जो हम लोग पहले भी नेम करा था हम लोगों ने कि इन्होंने गार्ड सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो लॉयड ने क्या बोला था कि जो अमाउंट है स्टार्च का गार्ड सेल के अंदर हाई होता है कब, ड्यूरिंग द डार्क। ठीक है, ड्यूरिंग डार्क हाई होता है एंड ड्यूरिंग द लो द अमाउंट ऑफ स्टार्च इज लो, लाइट के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि लाइट के टाइम पे फॉर्मेशन हो रही होती है किसकी, गार्ड स्टार्च की। ठीक है, ही ऑल्सो इंडिकेट दैट द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल डिपेंड ऑन, इसने कहा कि डिपेंड करती है किसके ऊपर, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। शुगर कौन सी होती है हमारी जिसमें कन्वर्ट होता है, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, वो ग्लूकोज के अंदर जो है बेसिकली कवर अप करता है। ठीक है, तो ग्लूकोज में कवर अप हो जाएगा हमारा। इसके साथ साथ इसने कहा कि ये जो प्रॉपर मेथड है इसको पीएच भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन आउट कर रखा है कि कितना कितना पीएच जो है वो हमारा यहाँ पे यूज़ होता है। इन द लाइट द पीएच इज़ नियर अबाउट द न्यूट्रल 7 to 7.5 एंड इन द डार्क इट इज़ 5। ठीक है, तो इसमें इंटर कन्वर्जन किसका हो रहा है, जो स्टार्च है बेसिकली हमारा, द स्टार्च इज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का चलता है अपना, जिसके अंदर ब्रेक डाउन चलता है ग्लूकोज का इनटू द अदर पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के अंदर, जो हम स्टडी करेंगे इन अवर 13th and 14th चैप्टर, जिसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस स्टडी करेंगे एंड अबाउट द रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स, ये हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जो हाइपोथेसिस शेयर की ये बाद में और थोड़ी सी मॉडिफाइड की गई, किसके द्वारा, इट इज़ मॉडिफाइड बाय द स्टीवर्ड, किसमें 1964 में। ठीक है, स्टीवर्ड ने क्या पॉइंट आउट किया, बेसिकली इसने पॉइंट आउट किया कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो अल्टर नहीं कर पाते, यानी कि जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो उस ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं कर पाता जो हमारे गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसने कहा कि जो इंक्रीज है, जो टर्जिडिटी है, इट इज़ नॉट
दैट मच इंक्रीज टू डिज़ायर द लेवल फॉर स्टोमेटा टू ओपन। तो इतनी नहीं होती टर्जिडिटी की स्टोमेटा को क्या कर सके, वो ओपन कर सके। ठीक है, फिर स्टीवर्ट ने सजेस्ट किया कि ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट जो है वो लाइट में फर्दर चेंज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। रेस्पिरेशन में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना कि ये दो जो डिज़ोल्व हैं ये कहाँ पर है, मीडियम के अंदर ही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा कि इट विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन। ये क्या करेगा, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा गार्ड सेल का टू द रिक्वायर्ड लेवल। ठीक है, जब गार्ड सेल के अंदर रिक्वायर्ड लेवल में ये कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज हो जाएगी, देन अ रिएक्शन विल बी टेक प्लेस। यहाँ पे एक रिएक्शन जो है फिर वो हमारा रिएक्शन टेक प्लेस हो जाएगा। और रिएक्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे जो एक्चुअल रिएक्शन है ये रिएक्शन हो जाएगा हमारा ग्लूकोज प्लस एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ए एंजाइम कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्लस एटीपी, सॉरी एडीपी जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर अगर हम लोग करें कि जो ग्लूकोज है वो किस में चला जाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ये कहाँ से आ रहा है, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द स्टार्च। ठीक है, ये हमारा बेसिकली चलेगा किसके अंदर, इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें अपना नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस थी वो है मैलेट हाइपोथेसिस। मैलेट हाइपोथेसिस जो है ये लिविट ने दी थी, जो हमने पहले भी कर चुका है कि पोटेशियम जो है ये एक मेन फैक्टर होता है इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो इन्होंने कहा कि जो ये प्रोसेसिंग है जिसमें पोटेशियम यूज़ किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड एज द एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ठीक है, बिकॉज ट्रांसपोर्ट जो मूवमेंट होता है वाटर का इनसाइड एंड आउटसाइड द गार्ड सेल and the stomata, this is controlled by the potassium ion. ठीक है, this theory suggests that opening and closing of stomata depend upon the potassium ion into the guard cell। उन्होंने कहा कि गार्ड सेल के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है टोटली कितना आएगा कितना जाएगा, और एग्जिट के ऊपर भी जो है ये डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अपना दे रखा है कि मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है ये भी हमारा हम लोग स्टडी करेंगे, ये रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे रिएक्शन देखिए, इसका रिएक्शन गिवन है कि स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कन्वर्ट हो रहा है मैलिक एसिड में। ठीक है, मैलिक एसिड फिर रिलीज़ करता है हाइड्रोजन आयंस को एंड कन्वर्टेड इनटू मैलेट आयन। ठीक है, सोडियम जो आयंस हैं वो एंटर करेंगे गार्ड सेल में। गार्ड सेल में एंटर करने के लिए दे रिक्वायर द एपिडर्मल सेल। हाइड्रोजन जो आयंस है प्रोटोनेट फॉर्म में एंटर कर रही हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, कैटायन एक्सचेंज चलेगा यहाँ पे। जो पोटेशियम आयंस हैं दे विल गेट कंबाइंड विद द मैलेट आयन, और मैलेट आयन के साथ कंबाइन करके वो बनाते हैं पोटेशियम मैलेट। इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग नाम देते हैं मैलेट थ्योरी ऑफ पोटेशियम। ठीक है, मैलेट हाइपोथेसिस बोलते हैं। जैसे ही पोटेशियम और मैलेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है इनसाइड द गार्ड सेल, ऑटोमेटिकली द एंट्री ऑफ वाटर जो है वो गार्ड सेल के अंदर स्टार्ट हो जाती फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दिस मेन पॉइंट्स आर दैट पोटेशियम आयन जो है वो पंप करता है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम जो है ये हमारा एसेंशियल पिगमेंट होता है इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर एसेंशियल मीडियम होता है। यहाँ पे मेन एक्सचेंज देखिए किसके बीच में चल रहा है, हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन, जो किसको रिक्वायर करता है, एनर्जी को रिक्वायर करता है। साइटोकाइनेसिस जो है ये हेल्प करता है पोटेशियम आयन को पंपिंग करने के लिए।
उसके बाद नेक्स्ट है क्लोरीन जो आयन है ये साथ में मेंटेन करते हैं किसको, बैलेंस ऑफ पोटेशियम आयन को, ठीक है। और ये इलस्ट्रेट हम किस में करते हैं, सिंपली लाइट के अंदर। बट इन डार्क रिएक्शन, डार्क में एक्चुअली क्या होता है, इन डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो इसका मतलब पीएच क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लो पीएच में जो स्टार्च है वो सिंथेसाइज करता है और वो वाटर को मूव आउट कराता है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। वाटर को मूव आउट कराएगा फ्रॉम द गार्ड सेल, और जिसकी वजह से गार्ड सेल जो है वो क्या हो जाएंगे हमारे, दे बिकम फ्लैसिड एंड स्टोमेटा गेट क्लोज्ड, ठीक है। ये हमारा इस हाइपोथेसिस के अंदर था। उसके बाद ये देखिए इसका एक सिंपल फ्लो चार्ट है जिसमें हम इसको समझते हैं कि गार्ड सेल ड्यूरिंग द लाइट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मैलिक एसिड में। उसके बाद मैलिक एसिड मैलेटाइन प्रोड्यूस करें किस में, गार्ड सेल्स में। गार्ड सेल के अंदर ही हमारे हाइड्रोजन आयंस भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। अलोंग द हाइड्रोजन आयंस जब बन रहे हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं हमारी, क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। फर्स्ट वन हो रहा है कि मैलेट आयंस की फॉर्मेशन, दूसरा पोटेशियम जो आयंस हैं दिस ऑल्सो एक्सचेंज विद द एपिडर्मल आयन, और यहाँ पे फिर कॉम्बिनेशन बन रहा है। एंडोऑस्मोसिस का मतलब एंट्री हो रही है वाटर की, ठीक है। पोटेशियम और मैलेट आयन बन रहे हैं गार्ड सेल के अंदर, और जैसे ही गार्ड सेल के अंदर वाटर इंक्रीज होता है दे इंक्रीज द टारगर प्रेशर इनसाइड द गार्ड सेल एंड स्टोमेटा विल ओपन, ठीक है। ये सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है पूरी हमारी इसकी। उसके बाद मेन फैक्टर आता है कि प्लांट्स के अंदर भी, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन होते हैं तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो वो हार्मोन्स भी कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट डालती होंगे। यू हैव स्टडी अबाउट द हार्मोन्स इन 10th स्टैंडर्ड की, उसमें एक हार्मोन आपने किया था एब्सिसिक एसिड, जो हमेशा प्लांट की ग्रोथ को, यानी कि प्लांट के अंदर जो भी पॉजिटिविटी होती है उसको वो रिड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी मेंशन आउट होगा कि क्लोजर जो होता है ये कंट्रोल होता है बाय एब्सिसिक एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, ABA हार्मोन, ठीक है। तो ये बेसिकली फंक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब डार्क में क्या हो रहा है, डार्कनेस का मतलब रात के समय चलेगा अपना प्रोसेस, ये इनहिबिट करेगा किसको, पोटेशियम आयन को इन अपटेक करने से, यानी कि सेल के अंदर लाने से, और सब्साइडरी सेल्स में से पोटेशियम आयन को बाहर निकलवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो पोटेशियम आयन को रिलीज़ करवा रहा है। वाटर की जो एक स्ट्रेस क्रिएट होना चाहिए, डिफिशिएंसी क्रिएट होनी चाहिए कि जिसकी वजह से वाटर अंदर की तरफ आ सके, वाटर लॉस वहाँ पे क्रिएट हो सके। इस वजह से हम इस हार्मोन को किसका नाम देते हैं, स्ट्रेस हार्मोन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, ये इसके पॉइंट में आएगा कि कुछ जो प्लांट्स हैं, जो हमारे सकुलेंट प्लांट हैं, यानी कि जो प्लांट अभी बात की हमने कि नाइट के टाइम पे एक्टिव होते हैं, तो ये बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट एरिया के अंदर होते हैं, दैट हैव लैक ऑफ वाटर, इतना वाटर उनके पास अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि स्टोमेटा ओपन होते हैं इन द डार्क, एंड दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड एज ए सोटोटिव, ठीक है। ये प्लांट जो होते हैं इनके अंदर ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का कम्प्लीटली इन द नाइट टाइम ओनली, नाइट के टाइम पे चलेगा। नाइट के टाइम पे फॉर्मेशन चलती है ऑर्गेनिक एसिड की, यानी कि डे टाइम पे जो पायरुविक एसिड बना है वो नाइट टाइम पे मैलिक एसिड के अंदर, ऑक्सैलिक एसिड के अंदर, इन अदर एसिड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा गार्ड सेल में, एसिड की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज, एंड स्टोमेटा विल गेट ऑन ओपन, ठीक है। डे टाइम पे क्या होता है इन प्लांट्स के अंदर, बेसिकली डे टाइम पे ऑर्गेनिक एसिड जो एक्यूमुलेट हुआ है नाइट में, यानी कि नाइट में जो एसिड क्रिएट हुआ है वो कलेक्ट हो रखा है, उसने एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लिया, और वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कब एक्टिव होगा, ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रोसेसिंग अगर हम लोग देखें इसके अंदर, तो प्रोसेसिंग में देखिए कि डार्क टाइम पे क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये कब चल रहा है, नाइट में, ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट। मैलिक एसिड क्या हो गया, ये हमारा इंटरमीडिएटर है, ठीक है, इंटरमीडिएट बन गया हमारे लिए। अब ये इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है ये ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ देयर, ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम पे क्या करेगा ये, जब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन
वहाँ पे अवेलेबल है, तो ये ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब यहाँ पे ये क्या करवा रहा है, फोटो रेस्पिरेशन करवा रहा है। उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इट विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटाज हैं हमारे, दिस स्टोमेटा आर कॉल्ड एज फोटो एक्टिव विच ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम इन लाइट। ये सिर्फ लाइट जब इनके ऊपर फॉल होती है तब ओपन होते हैं, अदरवाइज दे विल गेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद मेन फैक्टर्स अगर हम लोग देखें कि फैक्टर्स कौन से हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं ट्रांसपीरेशन को। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल जो बाहर वाले हैं, सबसे मेन आता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी का रेट इंक्रीज होगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज है यानी कि आउटर साइड में ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो ट्रांसपीरेशन का रेट क्या हो जाता है हमारा, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और अगर ये देखिए इसमें दे रखा है द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हाई ह्यूमिडिटी, लो ट्रांसपीरेशन, या हम लोग बोलें दूसरा अगर इसका इन्वर्स ले लेते हैं हम लोग, तो इस प्रोसेस से क्या समझ में आ रहा है कि ट्रांसपीरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी वहाँ पे घट रही है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट इज कि टेम्परेचर जैसे हमने पहले भी बोला है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो प्रॉपरली एक्टिव होते हैं, तो वो इनका जो टेम्परेचर होता है वो ना तो ज़्यादा हाई होगा ना ज़्यादा लो होगा, इट इज़ अ मॉडरेट टेम्परेचर। लाइट का इफेक्ट होगा इनके ऊपर, क्योंकि स्टोमेटा जो हैं बेसिकली दे विल ओपन इन लाइट ऑल्सो इन डार्क, तो अलग अलग प्लांट्स के ऊपर इसका अलग अलग इफेक्ट होता है। ठीक है, बट व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीजेस, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। नेक्स्ट इज विंड वेलोसिटी। देखो विंड वेलोसिटी का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर इवापोरेशन का किया है कि जितना ज़्यादा इवापोरेशन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन का रेट क्या हो जाता है हमारा, फास्ट हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे हमारा, वही फैक्टर यहाँ पे हमारा चल रहा है कि विंड की वेलोसिटी अगर हाई होगी तो विंड वेलोसिटी हाई होने से क्या हो जाएगा, बेसिकली जो वाटर वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं नियर द ट्रीज और वी कैन से द वेजिटेशन, तो वो वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू क्या हो जाएंगे, वाटर वेपर्स वहाँ से रिमूव आउट हो जाएंगे, वहाँ से वो चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली कहाँ देखा जाता है, हिली एरियाज़ के अंदर। हिली एरियाज़ में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो रेट क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसपीरेशन का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये भी इन्वर्सली चल रहा है यहाँ पे प्रोसेस हमारा। नेक्स्ट आ जाएंगे इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में लीफ का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेट इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे की। लीफ की एनाटॉमी का मतलब होता है कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस के अंदर कि लीफ की जो आउटर मोस्ट सरफेस होती है उसके ऊपर एक थिक लेयर बन जाती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल लेयर। ठीक है, ये क्यूटिकल लेयर जितनी ज़्यादा थिक होगी प्लांट के अंदर ट्रांसपीरेशन का रेट उतना ही रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं डेजर्ट प्लांट के अंदर, क्योंकि स्टोमेटा कैसे होते हैं, दे हैव संकन स्टोमेटा है, तो इनसाइड में रहेंगे वो स्टोमेटा, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा इनके अंदर, बेसिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो लीफ एनाटॉमी बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है एक प्लांट को। नेक्स्ट इज स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स का मतलब है, मैंने आपको कल डिफरेंट टाइप के स्टोमेटास बताए थे और उसमें ये बताया था कि स्टोमेटा जो है लोअर सरफेस पे ज़्यादा हैं कि अपर सरफेस पे ज़्यादा हैं, उसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हमने 5 टाइप के स्टोमेटा किए थे। तो स्टोमेटल इंडेक्स हम उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। इसमें क्या लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टोमेटा जो एपिडर्मल सेल में प्रेजेंट है इन अ यूनिट एरिया, जो हमने यूनिट एरिया लिया है एक प्रॉपर लीफ का, दैट इज कॉल्ड एज द स्टोमेटल इंडेक्स। क्या बोलेंगे हम उसको, स्टोमेटल इंडेक्स। ठीक है, अब हाउ कैन वी मेजर द स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स को मेजर करने के लिए ये फॉर्मूला हमारा होता है SI, यानी कि स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू
द नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट डिवाइडेड बाय द सम ऑफ नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल पर यूनिट एरिया प्लस द नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया। हम इस रेशियो को निकालते हैं तो हमारे यहाँ पे स्टोमेटल इंडेक्स जो है वो काउंट हो जाता है कि भी कितने स्टोमेटा जो हैं वो उसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट कौन से होंगे? ये एंटी का मतलब देखो क्या होता है, अपोज, जो हमेशा किसी चीज़ को रोके, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि ये वो फिजिकल या केमिकल फैक्टर्स हमारे होंगे जो क्या करेंगे, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर नहीं होता इसमें। जैसे कि सिंपली बोलें तो हम लोग कलरलेस प्लास्टिड्स हो सकते हैं, वैक्स या इमल्शंस, ठीक है। बेसिकली हम ये यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द लेबोरेटरी पर्पस। कुछ तो नेचुरली होते हैं जो अपने आप रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन अगर हमें प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखना है कि भाई क्या इफेक्ट होता है स्टोमेटा का अलग अलग उसके ऊपर, कि किस प्लांट का ट्रांसपीरेशन रेट कितना है, किसका हाई है, किसका लो है, तो हम इसके लिए इन सबको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट, वो कौन कौन से हैं? एक तो फिनाइल मर्कुरिक एसीटेट जो फिगिसाइड है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द नेचुरल अकरिंग एब्सिसिक एसिड ABA। इसके अलावा कुछ प्लांट के अंदर जो है हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन। तो ये दो हमारे यहाँ पर यूज़ होते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा नेचुरल, कौन कौन से हैं हमारे? एक तो हो जाएगा ABA, दूसरा हो जाएगा एस्पिरिन और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। दे वर यूज एज एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज़ एन नेसेसरी इवल। जैसे हमारे लिए रेस्पिरेशन, फूड, ये सब एसेंशियल हैं, ठीक वैसे ही प्लांट के लिए ट्रांसपीरेशन प्रोसेस भी मस्ट है, ठीक है। ये किसने दिया था? ये बताया था कर्टिस ने इन 1926। इसने किस लिए बोला कि इसने कुछ पॉइंट नोट आउट किए कि भी क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है ट्रांसपीरेशन प्लांट्स के लिए। फर्स्ट वन इज एसेंट ऑफ सैप क्रिएट होगा, तो उससे क्या होगा, ट्रांसपीरेशन पूल क्रिएट होगा। प्लांट के अंदर पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवा रहा है। प्लांट का थर्मो रेगुलेशन, प्लांट के अंदर कितना वाटर कंटेंट है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर उतना ही ज़्यादा उसमें से लॉस होगा, ट्रांसपीरेशन का रेट बढ़ेगा। इन सब को इसने जो है स्टडी किया था। मेन डिसएडवांटेज जो है रैपिड ट्रांसपीरेशन का वो क्या है भी, जितना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा वाटर का लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि हमारी अगर हम लोग मान लो कभी जिम में जाते हैं या हम लोग कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो जितनी ज़्यादा हम लोग एक्सरसाइज करते हैं बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन का रेट इंक्रीज़ होने के उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्लांट के अंदर जा रहा है अपना, कि रैपिड जो ट्रांसपीरेशन है वो डिफिशियंसी कॉज करवाएगा वाटर की प्लांट के अंदर। बट transpiration is unavoidable as stomata are needed for the gaseous exchange in photosynthesis as well as respiration, दोनों ही essential है। तो सेम टाइम पे इसका बैड इफेक्ट जो है, ठीक है, सेम टाइम पे बैड इफेक्ट इसका नहीं देखने को मिलता है। दैट्स वाई इट इज़ अ नेसेसरी ईवल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर नेक्स्ट है गटेशन, ठीक है। गटेशन अगर नॉर्मली आपसे बात की जाए तो जब आप लोग मॉर्निंग में देखते हैं तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसके टिप पोर्शन के ऊपर, ठीक है, अगर मैं एक सिंपली लीफ को ड्रॉ करूं और लीफ के टिप पोर्शन पे यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कई बार अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स हमें कई बार ऐसे नज़र आते हैं इस तरीके से, ठीक है। This water droplets, these are not the result of transpiration, these are result of the process called as guttation, ठीक है। Now let us study about this। ये जो टर्म थी ये किसने दी थी? ये बर्गस्टीन ने दी थी ये वाली टर्म, सॉरी, ये जो टर्म थी ये टर्म हमारी दी थी किसने? बर्गस्टीन ने, यस, बर्गस्टीन ने टर्म दी थी
इन 1887, ठीक है। इन्होंने कहा था कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द एक्सीडेशन ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड को बाहर निकालने का बाय ड्रॉप अनइंजर्ड पार्ट। ये पॉइंट इसमें नोट करने का है, फ्रॉम द अनइंजर्ड पार्ट, बिकॉज इंजर्ड पार्ट के लिए हम एक और टर्म यूज़ करेंगे, वो आगे स्टडी करेंगे। अनइंजर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज टिप और मार्जिन ऑफ द लीव्स, ठीक है। यानी कि जो लीफ है उसके टिप पोर्शन से या उसके मार्जिन से अगर वाटर रिलीज होता है इन अ ड्रॉपलेट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज गटेशन, एंड नॉर्मली इट टेक प्लेस थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड एज हाइडाथॉर्ड्स। हाइडाथॉर्ड्स होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टिप एंड मार्जिन ऑफ द लीव्स से प्रेजेंट होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स के लिए फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर। However, it can be placed in the absence of these also, as gutted water evaporate। ये क्या होता है बेसिकली? ये इवेपोरेट हो जाता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं, फॉर्मिंग अ वाइट क्रस्ट, एक वाइट लेयर के फॉर्म में। अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट में हाइडाथॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं है तो उस केस के अंदर होगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली अगर एक्सेस में ये हो जाए तो प्लांट की डेथ कॉज करवा सकता है, क्योंकि परमानेंट प्लाज्मोलाइसिस कॉज करवाता है। अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं हाइडाथॉर्ड्स और स्टोमेटा का। हाइडाथॉर्ड्स एंड स्टोमेटा बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि हाइडाथॉर्ड्स के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजनिंग नहीं होती, ठीक है। हाइडाथॉर्ड्स कॉज गटेशन इन रूट प्रेशर कंडीशन विच फेवर गटेशन। ये लो रूट प्रेशर पे चलता है, और वो कंडीशन जो इसको फेवर करती हैं वो क्या है? एक तो लो ट्रांसपीरेशन और हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। गटेशन ऑफ लिक्विड इज नॉट प्योर वाटर, ये प्योर वाटर नहीं है। गटेशन में क्या रिलीज हो रहा है? इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी जो हैं वो रिलीज हो रही हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे कुछ कॉमन प्लांट्स हैं, जो इसके अंदर जो गार्डन के अंदर आप लोग देखें तो बहुत से कॉमन प्लांट हैं जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं। ये देखिए एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसमें बेल जार के अंदर क्या कर रखा है? एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि गटेशन जो प्रोसेस होता है वो प्लांट के अंदर है। तो इसमें बेल जार के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि हमारे दो अलग अलग प्लांट्स को हमने डाल रखा है इन अ पॉटेड कंडीशन। और इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें देखिए यहाँ पे इसमें ड्रॉपलेट्स हैं, यहाँ पे इसकी टिप पोर्शन के ऊपर ये ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, एंड दिस ड्रॉपलेट्स आर ऑब्जर्व ओनली इन अर्ली मॉर्निंग। अगर हम कहें कि हम इसको इवनिंग में देखें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, अर्ली मॉर्निंग में ये प्रोसेस जो है वो इजीली विजिबल हो सकता है। नाउ वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ हाइडाथॉर्ड। ये देखिए सेक्शन ऑफ अ लीफ के अंदर कैसे प्रेजेंट है। ये लीफ का बेस पार्ट है, ये इसमें देखिए वस्कुलर स्टैंड है, यानी कि हमारे जाइलम और फ्लोएम है। ये उसके अदर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें देखिए लीफ के अंदर हमें पता है कि स्पॉन्जी सेल होते हैं, पैलिसेड सेल होते हैं, आपने क्लास 10th के अंदर भी स्ट्रक्चर कर रखा है लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल हैं। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल के अंदर बेसिकली आप लोग देखें तो यहाँ पे देखिए स्पेसेस प्रेजेंट हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ये वाले जो है पैलिसेड पैरेन्काइमा है, बिल्कुल ही अटैच्ड हैं, टोटली एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड फॉर्म में प्रेजेंट हैं ये वाले। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो क्यूटिकल और एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट है। ये यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है बिटवीन द सेल्स। यहाँ पे वाटर पोर्स प्रेजेंट हैं, और टिप पोर्शन यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है दिस इज ऑफ द हाइड्राथॉर्ड्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हमारा। लास्ट जो मैंने कहा था कि हाइड्राथॉर्ड्स के अंदर अनइंजर्ड पार्ट होते हैं। एक पॉइंट और है प्लांट्स के अंदर कि प्लांट्स में से जब लिक्विड ऊज आउट होता है, ठीक है, लिक्विड रिलीज हो रहा है फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट, हमने प्लांट का कोई पार्ट कट कर दिया, वहाँ से लिक्विड रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैप, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग कंडीशन, ठीक है। इसको हम लोग किसका नाम देते हैं? ब्लीडिंग कंडीशन का। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक अपना यहाँ पे कवर अप होता है अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफ़र, कैसे प्लांट के अंदर स्टोमेटा क्लोज एंड ओपन होता है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन की अलग अलग हाइपोथेसिस देखिए हम लोगों ने की। पहली हम लोगों ने कौन सी की थी? स्टार्च एंड शुगर हाइपोथेसिस। सेकंड हाइपोथेसिस हमने की थी
मैलेट हाइपोथेसिस, ठीक है। दिस ऑल वर अबाउट द स्टोमेटल, कि भी हम लोगों ने कैसे उसको जो है किया है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा चलता है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें देखते हैं अपना, तो बेसिकली यही इसके अंदर प्रोसेसिंग चलेगी अपनी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।